अगर मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ में भूमि क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में कुल भूमि कितना है? कल तो बताया था मैं, कल या परसों 137.9 पहले था ये। और कुछ जो आपका बीजापुर क्षेत्र है ना, उसका कुछ रकबा कम हो गया है ना, तो इसको बोलते हैं 37.88। ये एक्चुअल डाटा है ना। 137.88 लाख हेक्टेयर। और राउंड फिगर में तो 9 ही बोल सकते हैं, राउंड फिगर में क्या बोल सकते हैं? 9 ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 137 बस याद रखना है, एग्जाम में इतना काफी है, ठीक है। तो 137.88 लाख हेक्टेयर क्या है? हमारे यहाँ कुल भूमि है, कुल जमीन है इतना, ठीक है। चलिए, अब ये जमीन में क्या देखे होंगे, कुछ क्षेत्र में तो 1 ही मिलेगा आपको, मिलता है। कुछ क्षेत्र पहाड़ी है, पहाड़ी मतलब अकृषि क्षेत्र बोल सकता हूं मैं, अकृषि क्षेत्र। ये क्या हो गया? वन क्षेत्र। ये क्या हो गया? वन क्षेत्र। और क्या मिलेगा? अकृषि क्षेत्र। कुछ क्षेत्र है जहां क्या होता है? कृषि होता है, तो कृषि क्षेत्र। कुछ क्षेत्र जहां क्या होता है? कृषि होता है, ठीक है। तो यही क्षेत्र मिलेंगे पूरा, ठीक है। ये पहाड़ी हो गए तो अकृषि क्षेत्र, वन है तो वन ही क्षेत्र बोलेंगे। और जहां कुछ क्षेत्र में क्या होता है? कृषि होता है। अगर तो पूरा, अगर मैं इस प्रकार से पूरे 137.8 लाख हेक्टेयर को बांटू तो कितना बांटेगा? वन क्षेत्र में कितना जाता है? लगभग लगभग वन क्षेत्र में जाता है आपका 18 दशमलव समथिंग परसेंट। आपको डाटा एग्जैक्ट बताना है क्या? 18 दशमलव, देख लीजिए, 5.6 लाख हेक्टेयर। इतना लाख हेक्टेयर क्या है? वन क्षेत्र है, ठीक है। 28.7 लाख हेक्टेयर क्या है? अकृषि क्षेत्र है। हेक्टेयर में बता रहा हूं ना, 28.7 लाख हेक्टेयर क्या है? अकृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र कितना है? 46.35 लाख हेक्टेयर। ये क्या है? कृषि क्षेत्र। जोड़ के देखो वही सबको, 8 8 16, 16 और 6 कितना हो गया? 22, ठीक है। 2 और 1 3, और 4 और 3 कितना हुआ? कितना हुआ जी? 72। इतना क्षेत्र है जो हमारे लिए अवेलेबल है। बाकी, अब बाकी को मत जोड़े ना, बाकी 138 में बाकी कहाँ गया करके। नदियां भी तो मिलेगा, शहर भी तो मिलेगा, गांव शहर वगैरह बसे है ना, वो सब भी भूमि है भाई, ध्यान में रखना ना। केवल मैं इतने का ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। प्रश्न एक से खाता नहीं तो सर बाकी जमीन कहाँ गया बोलेंगे। चलो प्लाट व्लाट तो काट देते हो, बना देते हो घर, तो गड़बड़ हो जाता है। चलिए ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। अब कृषि क्षेत्र की बात करता हूँ, हमें क्या ये पढ़ना है? क्या नहीं पढ़ना है? इन चीजों को हमें पर याद रख लेना भाई। याद रखना कैसे है? बहुत आसान है। 18, शादी की उम्र क्या है? 18, तो उतने ही भूमि में क्या है? वन है, 18 लाख में। 10 बढ़ाएंगे तो 28 लाख में क्या नहीं होता है? खेती नहीं होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर 28 दूने कितना होता है? 56। कितना होता है? 56। जाना तो 56 था, पर 10 कम हो गया हमारे से, कितना हो गया? 46 लाख हेक्टेयर, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब भारत में कृषि के आधार पर अगर मैं बात करूंगा तो कितने क्षेत्र में कृषि होता है? सॉरी, छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र की बात करता हूं। छत्तीसगढ़ में कृषि, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र कैसे कैसे मिलेगा? एक तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र मिलेगा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र मिलेगा। एक कैसा क्षेत्र मिलेगा? कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र को देख रहे हैं ना हम लोग आगे, ठीक है। एक कैसा मिलेगा? कृषि शुद्ध बोया गया क्षेत्र मिलेगा। आप लोग सुनेंगे द्विफसली कृषि क्षेत्र, सुनिए क्या? जहां 2 फसल होता है, द्विफसली कृषि क्षेत्र मिलेगा आपको, ठीक है। द्विफसली कृषि क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? सकल बोया गया क्षेत्र, सकल कृषि क्षेत्र, या सकल बोया गया क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसको, सकल बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र, क्योंकि इतनी क्षेत्र में तो बोल रहे हैं ना। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, द्विफसली कृषि क्षेत्र और सकल बोया गया कृषि क्षेत्र आपको यही मिलेंगे। पहले तो हमने ये बताया हमारा भूमि किन किन भागों में बटा हुआ है, जो खाली है ना, जहां काम हो सकते, उपयोगिता के भूमि है ये, ठीक है। मुझे एक चीज बताइएगा, अब मैं बोलूंगा यहां पर एक प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र कहाँ है? कहाँ है? और सबसे कम कहाँ है?
प्रश्न तो बन सकता है ना, सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र कहाँ है, तो कहाँ है भाई, राजनांदगांव में। सबसे कम, ये न से क्या हो जाएगा, नारायणपुर, न से क्या हो जाएगा, नारायणपुर। यहाँ क्या होगा, सबसे कम होगा कृषि क्षेत्र, और यहाँ क्या होगा, सबसे अधिक। ये डिजाइन डाल देता हूँ मैं, इसका मतलब समझा करो आप लोग, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, कुछ हम लोग नोट्स बनाते हैं ना तो ऐसे ही सिंबॉलिक डाल देते हैं, उससे तो हम ही समझ पाते हैं, फिर अपने नोट्स को दूसरा कभी समझ ही नहीं पाए, कितना बार फोटो कॉपी करा ले वो, ये क्या एरो एरो बना दिए, कुछ समझ ही नहीं आता। हम लोग का नोट्स सब ऐसे ही रहता है, इसलिए कोई फोटो कॉपी कराएगा भी तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है भाई जाओ करा लो, समझ में आएगा। तो हम लोग ऐसे ही बोलते थे, मतलब कराता था, उसके बाद बोलता था अरे यार क्या क्या लिख दियो यार, समझ ही नहीं आता, वो बाजू में फेंक देते थे फिर उसको। तो ये वाली कहानी होती थी, नोट्स ना ऐसे ही बनता था हम लोगों का। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र मिलेगा, कितना क्षेत्र जहां दो फसली मिलता है, और कितना क्षेत्र है जो सकल बोया गया क्षेत्र मिलेगा। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, तो मुझे बताइए कितना शुद्ध बोया गया क्षेत्र जी, कितना हो सकता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब क्या, इसका मतलब है केवल एक बार फसल। केवल इसका मतलब क्या, समझने के लिए आप नोट कर सकते हैं, केवल एक बार क्या होगा, यहाँ खेती होगा, उसको बोलते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। द्विफसल का मतलब एक से अधिक बार खेती क्षेत्र, एक से अधिक बार खेती क्षेत्र। तो मुझे बताइए कितना क्षेत्र जहां एक बार खेती हो सकता है, कितने क्षेत्र में हो सकता है। चलिए, कितना है, जितना हमारे पास कृषि भूमि है, 46.35 लाख हेक्टेयर, 46.35 लाख हेक्टेयर, इतना क्षेत्र हमारा क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जहां केवल एक बार खेती होती है। समझ में आया, ठीक है। द्विफसली कृषि क्षेत्र कितना है, द्विफसली कृषि क्षेत्र 10.99 लाख हेक्टेयर है, 10.99 लाख हेक्टेयर है ये। अब मुझे बताइए सकल बोया गया कृषि क्षेत्र कितना होगा। सकल का मतलब होता है टोटल, सकल का मतलब क्या है, सकल को क्या बोलेंगे, कुल बोया गया क्षेत्र, क्या बोलते हैं, कुल बोया गया क्षेत्र। लगता है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये कितना है, यह है हमारा 46 हेक्टेयर जमीन, ठीक है, 46 हेक्टेयर जमीन है जिसमें एक बार खेती हो रही है। ये बारिश का मौसम निकल गया, खेती खत्म। अब ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है ये कितने हेक्टेयर है, 10.99 हेक्टेयर। यहां फिर से क्या बो रहा है, चना बो रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, और मतलब रबी फसल बो रहे हैं ना, रबी फसल बो रहे हैं, तिली तिलित खरीफ फसल में आ जाता है, हाँ मसूर वगैरह आ जाएगा, तो वो सब बो रहे हैं यहाँ। कितना क्षेत्र हुआ ये, 10.99। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना होगा जी, ये जितना क्षेत्र था क्या हुआ, ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र हुआ। इसमें क्या कर रहे हैं, इतने में दो बार बो रहे हैं, तो इसको और जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तब टोटल बोया गया क्षेत्र निकलेगा। तब क्या निकलेगा, टोटल बोया गया क्षेत्र निकलेगा, क्योंकि इसके नीचे तो और हुआ था, खरीफ फसल हुआ था ना इसके नीचे, तो वो भी जुड़ेगा। 10.9 लाख हेक्टेयर, मतलब ये दोनों को जब जोड़ेंगे ना तब क्या निकलेगा, कितना हो गया, 57 लाख हेक्टेयर, 57 लाख हेक्टेयर। इतना क्षेत्र 57 होगा ना भाई, ये तो 11 जोड़ लो, 11, 10.99 है मतलब 11, ठीक है। तो 11 लाख को और जोड़ेंगे, 11 लाख हेक्टेयर को, तब क्या होगा, 57 लाख हेक्टेयर। मतलब इतने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का क्या है, कुल बोया गया क्षेत्र। याद रखना, कुल बोया गया क्षेत्र अलग होता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र अलग होता है, द्विफसली अलग होता है। ऑनलाइन वाले आप लोग बताइए किनको समझ में नहीं आया गया क्षेत्र। तो दो चीज याद रखना है, सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम, सबसे कम मतलब मिनिमम। तो यहां मैं लिखते जा रहा हूँ छोटा छोटा ना। मैक्सिमम कहाँ है जी, राजनांदगांव, कहाँ है, राजनांदगांव। मिनिमम कहाँ है, नारायणपुर, मिनिमम कहाँ है, नारायणपुर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। जी सर। जी सर। राजनांदगांव और मिनिमम कहाँ है, नारायणपुर। क्या चीज, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। द्विफसली सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ होता है, द्विफसल
तो सबसे ज्यादा होता है कहाँ होता है? राजनांदगांव में। सबसे कम कहाँ होता है? बीजापुर में। सबसे कम कहाँ होता है? बीजापुर में होता है। बीजापुर। सकल बोया गया क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ कृषि जोतते हैं जी? तो जहाँ ज्यादा है वहीं करेंगे। ज्यादा कहाँ है? राजनांदगांव में है। राजनांदगांव। सबसे कम कहाँ होता है? नारायणपुर में। सबसे कम कहाँ होता है? नारायणपुर में होता है। तो ये आपका है ना, ध्यान में रख लेना। ये बहुत छोटा चीज है, फैक्ट है, पर कभी कभी यही प्रश्न बन जाता है। सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा द्विफसल क्षेत्र कहाँ है? ये एग्जाम में पूछा था, 2 बार आ चुका है यही। सबसे ज्यादा द्विफसली कृषि क्षेत्र कहाँ है? तो कहाँ है वो? राजनांदगांव में। ये कितने जिलों के अनुसार बता रहा हूं मैं? कितने जिले के अनुसार बता रहा हूँ जी? 28। 28 जिला। हम लोग अभी भी 28 ही जिला पढ़ रहे हैं ना, याद रखना। कोई नहीं बोलेगा कि अभी 33 जिला है, 32 जिला है। अभी तक जिले बने नहीं है भाई, याद रखना। ये तो अपना जिले का मैप खोल देना, वेबसाइट बता देना मेरे को कौन सा जिला बना। उसका वेबसाइट बन गया होगा क्या? नहीं बना है। पद स्थापना हुआ है क्या? अभी तक नहीं हुआ है। चलिए, तो ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने कृषक परिवार है? कितने कृषक परिवार है जी? छत्तीसगढ़ में कितने कृषक परिवार है? तो याद रखना 37.46 लाख। छत्तीसगढ़ में कितने कृषक परिवार है? तो 37.46 लाख कृषक परिवार है। और यही छत्तीसगढ़ में क्या है? इसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ में जोतों की संख्या। छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? जोतों की संख्या। तो हर परिवार का एक भूमि होता है कि नहीं होता है? परिवार के हिसाब से ही होता है ना भूमि। एक व्यक्ति का होता है भूमि, परिवार का होता है ना। परिवार को मिलकर ये फलाना का फलाना करके हरेगा जमीन है, ऐसी बोलते हैं ना। कुल कितने कृषक परिवार है? 37.46 लाख। अब अगर इतने कृषक परिवार है तो कुछ कृषक परिवार क्या होंगे? छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? कुछ कृषक परिवार क्या होंगे? बड़े होंगे। कुछ कृषक परिवार क्या होंगे? छोटे होंगे। बड़े मतलब क्या और छोटे मतलब क्या? जिन जो छोटे हैं उनको बोलते हैं लघु एवं सीमांत कृषक। जो छोटे हैं उनको क्या बोलते हैं? लघु एवं सीमांत कृषक बोलते हैं। और जो बड़े हैं उनको बड़े बोलते हैं, बृहद। बड़े हैं उनको बड़े ही बोलते हैं। ठीक है, तो दीर्घ बोलेंगे ना जी? क्या चाहिए? कृषक है। आवाज नहीं करेंगे भाई, पूछना है तो पूछ सकते हैं। दीर्घ कृषक। तो हमारे अगर छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, लघु एवं सीमांत कृषक कितने हैं? कितना है जी लघु एवं सीमांत कृषक? तो उनकी संख्या कितनी है? तो आपको मिलेगा ये कितना? लगभग 76%। कितना है? 76% है। ध्यान में रखना, लघु एवं सीमांत कृषक कितना है? 76। तो दीर्घ कृषक कितने हो गए? 24%। अब बोलेंगे लघु एवं सीमांत कृषक किसको बोलते हैं? ये भी तो प्रश्न है, आया हुआ था सीजीपीएससी में। सीजीपीएससी में अभी पिछले बार 2021 का यही प्रश्न है, लघु एवं सीमांत कृषक किसको बोलते हैं? और जितनी भी योजनाएं मिलती है ना, सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है ना, ये है ना, बीज वितरण योजना है ना, इक्विपमेंट मशीनरी योजना, मशीन वगैरह बांटते, ट्रैक्टर वगैरह बांटते हैं और कुछ बांटते, सब किसके लिए होता है? लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए होता है। बड़े कृषक शामिल नहीं होते हैं, ध्यान में रखना। तो किसको बोलेंगे लघु एवं सीमांत कृषक? जिनका भूमि कितना है? 0 से 2 हेक्टेयर तक की भूमि है। हेक्टेयर तक भूमि क्षेत्र, वो सब क्या कहलाते हैं? लघु एवं सीमांत कृषक। याद रखना, 0 से 2 हेक्टेयर मतलब अगर मैं एकड़ में बात करूंगा तो कितना होगा? कितना? 5 एकड़ से कम। वो सब लोग किस में आते हैं? लघु एवं सीमांत कृषक में आते हैं। ठीक है, बाकी लोग किस में आ जाते हैं? दीर्घ कृषक में आ जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान, मध्यम या दीर्घ बोलते हैं उसको। इसके बाद मध्यम भी आता है और दीर्घ भी आता है, पर हम लोग मध्यम और दीर्घ में नहीं जा रहे हैं। हमारा मकसद था इसको बताना, लघु एवं सीमांत कृषकों को बताना। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, अरे खत्म नहीं हुआ, 2 मिनट रुक जाओ भाई। जब तक बोर्ड नहीं भरेगा तब तक नहीं रुकेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? पूरा कृषक परिवार इतने हैं, उनमें से अलग अलग मिलेगा।
है ना, ध्यान में रखना। तो ज्यादा संख्या में कौन है हमारे यहाँ, छोटे किसान, ज्यादा संख्या में कौन है, छोटे किसान है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए, कुल जोतों का क्षेत्र कितना है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कुल जोतों का क्षेत्र, जोतों का क्षेत्र, ठीक है, कितना है, कितना है कुल जोतों का क्षेत्र, तो ये है 50 लाख हेक्टेयर। कितना है, 50 लाख हेक्टेयर कुल जोतों का क्षेत्र, जहां पर जुताई होती है, जहां पर एक्चुअली में उत्पादन होता है, तो वो कुल जोतों का क्षेत्र। एक्चुअल में तो हम लोग 57 पढ़े ना, सकल क्षेत्र बोया गया क्षेत्र, और क्या सब में होते हैं, वहां तो कुछ जगह में सामान रखने के लिए कुछ बना देते हैं, समथिंग ऐसा भी आ जाता है। तो कुल जोतों का क्षेत्र कितना है छत्तीसगढ़ में, 50 लाख हेक्टेयर है, ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूंगा औसत आकार क्या है, छत्तीसगढ़ में जोतों का औसत आकार, जोतों का औसत आकार, औसत आकार, जोतों मतलब समझ में आ रहा है ना, जब हल चलाते हैं जी, वो भूमि की बात हो रही है, वो वाली भूमि है 50 लाख हेक्टेयर, ठीक है। जोतों का औसत आकार क्या है, 1.36 हेक्टेयर। तो हमारे यहाँ क्या बड़े बड़े खेत मिलते हैं कि छोटे मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं छोटे भी मिलते हैं, सबका क्या निकाल दिया, ऑरेंज निकाला, ऑरेंज निकालने के बाद कितना आया, 1.36 हेक्टेयर। याद रखना, जोतों का औसत आकार कितना है, 1.36 हेक्टेयर है। अब पूछेगा प्रति व्यक्ति जोते कितनी है, हाँ हाँ, जहां खेती हो रहा है वही तो बताया, जहां धान उगते हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है, एक व्यक्ति का कितना होगा प्रति व्यक्ति, अभी तो परिवार के रिस्पेक्ट में बात हो रही थी, खेत के रिस्पेक्ट में बात हो रही थी, और यहाँ व्यक्ति के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर बांटेंगे तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा जी, 0.27 हेक्टेयर। अगर पूरे छत्तीसगढ़ में बांटेंगे तो इतना मिलेगा एक एक व्यक्ति को, 0.27 हेक्टेयर क्या हो गया, ये प्रति व्यक्ति जोते की आकार है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फैक्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से, छत्तीसगढ़ जीएसडीपी, छत्तीसगढ़ जीएसडीपी की बात करते हो, यही कल के एग्जाम में आया था, कल एग्जाम हुआ था, आरटीओ सीजीपीएससी ने एग्जाम लिया था, उसमें यहाँ से प्रश्न आया था। मुझे बताइएगा 2021-22 में, 2021-22 में स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य समझते हैं, स्थिर मूल्य समझते हैं जी, स्थिर मूल्य पर कृषि वृद्धि दर कितना है, कृषि वृद्धि दर कितना है, तो क्या बताएंगे आप लोग, क्या बताएंगे, जीएसडीपी मतलब समझते हैं, जी का मतलब ग्रॉस, एस का मतलब स्टेट, डी का मतलब डोमेस्टिक और पी का मतलब प्रोडक्ट, सकल घरेलू राज्य उत्पाद, सकल घरेलू राज्य उत्पाद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ध्यान में रखना। मतलब हमारे यहाँ कितना एक्चुअली में पैसा बनता है इससे, यही है उत्पाद का मतलब क्या, पैसा कितना बनता है, कितना धन बनता है यहाँ से, कितनी संपत्ति बनती है। तो कृषि से कितना कितना धन बनता है जी हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ जो बजट आता है ना, उस बजट में कितना योगदान है, और कितना पिछले साल के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ा है। और स्थिर मूल्य का मतलब पिछले कई सालों के रिस्पेक्ट में है ना। अभी स्थिर मूल्य किस पर निकाला जाता है, स्थिर मूल्य किस पर निकाला जाता है जी, जो आधार वर्ष होते हैं उस पर निकाला जाता है, ध्यान रखेगा। स्थिर मूल्य किस पर निकालते हैं, आधार वर्ष के आधार पर गणना किया जाता है, आधार वर्ष। और क्या है अभी आधार वर्ष, बता सकते हैं कोई, 2011-12, अभी आधार वर्ष कितना है, 2011-12। तो कभी भी अगर कैलकुलेशन होगा ना जीएसडीपी का, अगर स्थिर मूल्य बोला मतलब रिफरेंस किसको मानेगा, 2011-12 को। अगर उन्होंने बोला क्या, प्रचलित मूल्य, एक होगा क्या प्रचलित मूल्य, एक होता है क्या प्रचलित मूल्य, तब किसके रिस्पेक्ट में गणना करते हैं जी, पिछले साल के रिस्पेक्ट में, पिछले साल कितना हुआ था और इस साल कितना बढ़ा है, ठीक है। और स्थिर मूल्य जहां बोल दिया, इसका मतलब वो गणना कहां से कर रहा है, 2011-12 के आधार मानकर गणना कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी कौन सा आधार वर्ष चल रहा है भारत में, तो 2011-12 चल रहा है। तो स्थिर मूल्य पर कितना कृषि वृद्धि दर, तो यही एग्जाम में आया था, अभी कितना है जी 3.88%, एग्जाम में यही पूछा था, कल के एग्जाम में। एक बहुत सिंपल प्रश्न है,
है ना। सर तो आपको आधार पूछ, वर्ष क्या बोल रहे हैं? सर आप आधार वर्ष से बोले तो जैसे कि गन्ना का कैलकुलेशंस करेंगे तो 2012 में कितना हुआ और अब कितना हुआ उसको देखते हैं। कितना, क्या मतलब, नहीं समझा मैं। सर तो इसमें जैसे कि 2012 में कितना हुआ और अभी कितना हुआ है उसको देखते हैं आधार वर्ष हाँ में। बिल्कुल सही, आधार वर्ष में वही देखते हैं। प्रचलित मूल्य में पिछले साल कितना था और इस साल कितना है, तो दोनों को कंपेयर करते तो कितना वृद्धि हुआ है, तभी तो इतना वृद्धि हो रहा है। अगर मैं पिछले साल की तुलना करूंगा तो 0.00 समथिंग आएगा वो। भाई अगर मैं सही बात करूंगा, है ना, कितना हुआ था पिछले साल? 92 लाख हेक्टेयर तो धान हुआ था, 92 लाख मेट्रिक टन। इस साल कितना हो रहा है? इस साल कितना हुआ है? 95 लाख। कितना अंतर है? तो वृद्धि दर तो 0.000 में ही दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है सर। तो ना ये सब क्या है, अगर बस में तो सरकार को दिखाते भी नहीं बनेगा। भाई तो बस इतना ही कम वृद्धि, 0.00, मजा भी कैसे आएगा? इसलिए गणना कहाँ से करते हैं? आधा। भाई 11-12 से क्या गणना कर रहे हो? 11-12 से क्या गणना कर रहे हो बताओ ना। महंगाई को तो आज के हिसाब से गणना करते हो और उपयोगिता के वहां से हिसाब से गणना करते हो आप। ये तो गलत बात है। ठीक है, महंगाई को भी यहीं से गणना करो ना, महंगाई को भी यहीं से गणना करो। दिखना महंगाई का डाटा यहाँ पहुंच जाएगा। अभी इतना दिखा रहा है महंगाई, अगर 11-12 आधार वर्ष से अगर महंगाई गणना चालू करेंगे ना तो पूरा ग्राफ यहाँ पहुंच जाएगा। इतना महंगा, बाप रे, सब आदमी ऐसे ही पागल हो जाएंगे कुछ लोग तो, इतना महंगा हो गया ऐसा करके। आप खुद सोच सकते हैं ना, जो 5 रुपया में लेते थे आज 15 रुपया में ले रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या बता रहा था जी मैं। हाँ, तो आपको एग्जाम में यही पूछा था, कल एग्जाम हुआ था आरटीओ का, उसमें प्रश्न आया था छत्तीसगढ़ में 2021-22 कौन सा है जी? 2021-22 जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर कितना था? तो कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है? 3.88%। औसत वृद्धि दर पूछेगा तो कृषि क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का क्या पूछेगा? औसत वृद्धि दर। औसत का मतलब क्या? औसत का मतलब क्या? पिछले 10 वर्ष का, पिछले 10 वर्ष का उत्पादन, है ना, वृद्धि दर को निकालेंगे और उसको क्या निकालेंगे? ऑवरेज निकालेंगे। और क्या निकालेंगे? ऑवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो कितना आता है? 5.09%। डाटा याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल वृद्धि दर कितना है? 3.88% है। कब की बात हो रही है? 2021-22, इसी साल की बात हो रही है। ये सरकारी आंकड़ा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, सरकार ने खुद बताया है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि कितना है? 5.09% है। कितने वर्षों का औसत है ये? 10 वर्षों का औसत है। ठीक है, 11 से चल रहा है ना, 11 से 21 आ गया, 10 वर्ष तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करता हूं मैं। ठीक है, कृषि का योगदान कितना है जीएसडीपी में? आपको प्रश्न पूछेगा, है ना, जीएसडीपी में, या राज्य सकल घरेलू उत्पाद, या हिंदी में क्या बोलेंगे? राज्य सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ये एसआई के प्रीलिम्स में नहीं आएगा, ये सब इतना टफ नहीं पूछेंगे, है ना, मेंस के लिए काम आएगा। एसआई मेंस वगैरह में जनरली पूछ सकते हैं ये। ठीक है, ये व्यापम वगैरह में जरूर पूछते हैं पर। ठीक है, जीएसडीपी व्यापम पीएससी के फेवरेट प्रश्न है ये सब, बताया ना कल तो यही क्वेश्चन आया था करके। जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? कृषि क्षेत्र का योगदान, योगदान मतलब या फिर भागीदारी, योगदान या फिर भागीदारी का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ जी? जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान या भागीदारी कितना है? जैसे 3 क्षेत्र होते हैं, अगर इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आप 3 क्षेत्र पढ़ेंगे, कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं? यही कृषि आता है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वानिकी, यही लोग आते हैं, और है ना, ये लोग आते हैं। तो उसमें से एक कृषि क्षेत्र है, तो उसमें से कृषि क्षेत्र कितना जीडीपी बना के देता है भारत को, छत्तीसगढ़ को कितना पैसा बना के देता है? तो कुल जीडीपी जितना है ना उसका 16.76 लाख, 16 लाख याद रखिएगा, सॉरी प्रतिशत, सिंपल याद रखिए, कितना प्रतिशत है? 16% है।
मतलब छत्तीसगढ़ का जितना जीडीपी है ना, उसका 16% जीडीपी कहाँ से आता है? कृषि से आता है। कहाँ से आता है? कृषि से जीडीपी इसको मिलता है। ठीक है, ध्यान सर रखने। इसमें तो भी 18 है ना। क्या हो गया भाई, कहाँ से हल्ला हो रही है? हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे हम? सर अभी प्राथमिक क्षेत्र का तो 18% हुआ है ना। मैं प्राथमिक क्षेत्र कहाँ बता रहा हूँ भाई? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या बताया? कृषि भी आता है, वानिकी भी आता है, मत्स्य भी आता है, खनन भी आता है। तो उसमें से मैंने कृषि क्षेत्र का योगदान बताया, मैं प्राथमिक का नहीं बता रहा हूँ। मैं दोनों में बहुत अंतर है, मैं नाम लिए इसीलिए। प्राथमिक का नहीं है, किनका है? कृषि क्षेत्र का। बाकी का 1 पॉइंट, मत्स्य का 1 पॉइंट में जाता है, वानिकी का 2 पॉइंट में जाता है। तो ऐसे करेंगे ना तो 18% निकलेगा वो आपको। ठीक है, तो ये है जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 16% आपको मिलेगा। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए, अब पूछेगा सर्वाधिक उत्पादन का कौन से वर्ष रहा? सर्वाधिक उत्पादन किसका? कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन किस वर्ष रहा और न्यूनतम किस वर्ष रहा? न्यूनतम। सर्वाधिक उत्पादन किस वर्ष रहा और न्यूनतम किस वर्ष रहा? तो याद रखना, सर्वाधिक उत्पादन कब हुआ है जी? 2016-17 में। कब हुआ है? 2016-17 में। वित्तीय वर्ष है ये, वित्तीय वर्ष 2016-17 में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में उत्पादन रहा है, लगभग 20 से 21%। ठीक है, इतना वृद्धि हुआ था, है ना। तो याद रखेगा, सर्वाधिक उत्पादन वृद्धि दर ना, न्यूनतम, न्यूनतम या फिर क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। न्यूनतम या फिर ऋणात्मक, ये कब रहा है? तो ये रहा है आपका 2017-18 में। 2017-18 में -10%। यहाँ लगभग रहा है 21% रहा है, और यहाँ रहा है -10% रहा है। तो समझ में आया? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी के बारे में जानकारी। अभी कृषि खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मैं फसल बताऊंगा। अब होमवर्क देता हूं आप लोग को, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये कुछ आप लोग का कर्तव्य बनता है। होमवर्क का क्या है? होमवर्क का क्या है? देखिए, फसल का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण होता है। फसलों का वर्गीकरण किन किन आधार पर होता है? फसलों का वर्गीकरण कुछ एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा, पर आप लोग एक बार पढ़ के आइएगा। देखिए, किस आधार पर होता है? एक तो जलवायु के आधार पर होता है फसलों का वर्गीकरण, जलवायु के आधार पर। दूसरा किस आधार पर होता है? उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर होता है। दो आधार पर फसलों का क्या होता है? वर्गीकरण होता है। एक जलवायु के आधार पर होता है और दूसरा उपयोगिता के आधार पर। जलवायु के आधार पर कैसे होता है? आप लोग सुने होंगे, खरीफ फसल सुने हैं, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ, रबी और जायद फसल। अगर उपयोगिता के आधार पर बोलूंगा तो मैं क्या मिलेगा आपको? खाद्यान्न फसल मिलेगा, खाने वाले फसल मिलेगा, दलहन मिलेगा, दलहन जी, दलहन, तिलहन और नगदी। क्या बोल रहे हैं? दलहन, तिलहन, उद्यानिकी, ये सब मिलता है कि नहीं मिलता है? सब अलग अलग है। गन्ना, गन्ना व्यापारिक फसल में आ जाता है, गन्ना। तो हमारे यहाँ व्यापारिक फसल में केवल गन्ना होता है, कपास वपास तो होता नहीं है ना। तो ये सब क्या है? उपयोगिता के आधार पर। एक खाने वाला है, एक दाल पीने वाला है, एक तेल लगाने वाला है, तिलहन लिखे ना। उद्यानिकी है, उद्यानिकी मतलब साग भाजी जी, साग भाजी भी होगा ना। ठीक है, और उसके बाद गन्ना है, व्यापारिक फसल है गन्ना। तो ये उपयोगिता के आधार पर है और ये जलवायु के आधार पर है। ठीक है, तो मैं अगर कल आपको मैं पूछूं कि मूंग कौन सा है, खरीफ है, रबी है, जायद है, तो ये मुझे पता आंसर मिलना चाहिए। इतना होमवर्क आपको करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा हालांकि कल, पर आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। 40 हो गए क्या? चलिए फिर आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम और सेम जगह में। ठीक है।